अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हालात बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, एक्सेप्ट मैंने आपको जैसे कि कल बताया था। देखिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अपनी थोड़ी सी खुद की स्टोरी भी सुनानी होगी। ये जो मेरी आंख है, ये जो मैं तोहफा लेके आई हूँ ना लाहौर से, वैसे किसी को पता नहीं लग रहा और ना किसी को कोई टेंशन है। मैंने कौन सा आपको दिखाने के लिए कहा है, लेकिन जो मुझे टेंशन हो रही है ना, फीलिंग जो हो रही है, तो ये बार बार मैं याद दिलाऊं कि आई जस्ट गॉट दिस फ्रॉम लाहौर। तो लाहौर का मौसम जो है, जो कि आपने कहा था कि मैं आऊँगी वापस तो अपना आंखों देखा हाल आपको बताऊँगी, तो वो आंखों देखा हाल तो मैं आपके सामने रख ही चुकी हूँ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वहाँ सिचुएशन इतनी बैड है मौसम की, इतनी पोल्यूशन, इतनी स्मॉग है कि लोगों को ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन इशूज़ हो रहे हैं। लाहौर इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बाय द वे दूसरे नंबर पर है और इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 304 पॉइंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। खैर ये तो हम रोजाना ही आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे आज न्यू दिल्ली है, पहले नंबर पर न्यू दिल्ली है और दूसरे पे हम। अगर इंडियन काउंटर पार्ट से कोई बात की है तो उसका क्या नतीजा निकला है, क्योंकि बहुत मरतबा यही बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार अटारी की तरफ लाहौर का जो बॉर्डर जो इंडिया से मिल रहा है, वहाँ पर फसलें जलाने से ये सारा केओस और ये सारा स्मोक का फिनोमेना पैदा होता है। बट यू नो दिस हैज़ टू कम टू एन एंड एंड ये क्लाइमेट क्राइसिस जो होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो होते हैं, पर्टिकुलरली क्लाइमेट क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। लेकिन एटलीस्ट दिल्ली में उन्होंने बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो हैं वो इसी स्मॉग की वजह से लिए हैं, जहां सारे स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई हैं और जो ऑफिसेज हैं उसमें भी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये कहा गया लोगों को कि आप एक हफ्ते के लिए घर से काम करें। तो एटलीस्ट समथिंग इज बीइंग डन, क्योंकि बड़ा सीरियसली लेना चाहिए भी। अगर आपका माहौलियाती निज़ाम जो है वो इतनी बुरी जगह पे पहुंच चुका हो, then you have to take some. In the next hour we're going to be talking to a minister from Punjab about this. लेकिन एक और मसला जो हमें बहुत तंग कर रहा है वो ये है कि रात को मैं 10 बजे अराउंड सिर्फ पानी उबालने के लिए खड़ा हुआ टू मेक ग्रीन टी फॉर माई सेल्फ, एंड गैस होती है लेकिन वो इतना लो प्रेशर होता है कि लिटरली माई वाइफ वाज टेलिंग मी कि अगर रोटी बननी हो तो रोटी के लिए चूल्हा 40 मिनट तक तवा रखना पड़ता है। अंदाजा लगाइए, क्योंकि तवा गर्म नहीं होगा तो रोटी वो कक्कड़ सी हो जाती है, रोटी एक्चुअली अकड़ जाती है सारी। खाना शाना फिर भी आप थोड़ा सा रोटी अकड़ जाती है, कर सकते हैं, रोटी तेज आंच तो वो 40 मिनट तक जो है पहले चूल्हा आप जला के तवा रखें उसके ऊपर, जब फिर इस काबिल होता है 40 मिनट्स इमेजिन करें, इस काबिल होता है तवा कि आप उस पर रोटी बना सकें। सो थिंग्स आर बैड और ये बहरान ज़ाहिर है सर्टनली अभी बढ़ना ही है और अभी तो दिसंबर नहीं आया है तो ये सूरत हाल है, लेकिन क्या करें हम। तो और घरों में पता है लिटरली मुझे तो बड़ा खौफ आता है ये सिलेंडर वगैरह किचन में रखने, लेकिन लोगों को मजबूरी होती है, फिर रखना पड़ता भी है। एनीवे ये तो दो प्रॉब्लम्स हमने आपको सामने रखी हैं, कुछ और भी इश्यूज हैं जिन पे हम बात करेंगे। सो एक खबर जिस पे बहुत बात हो रही है, हम भी इस बारे में इन केस यू हैवंट गॉन थ्रू इट या आपको नहीं मालूम तो बताते हैं। साबिक चीफ जस्टिस हुआ क्या है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार पे इल्ज़ामात पे एक बड़ा इनफैक्ट इल्ज़ाम सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम ने अपने मुसद्दिका हलफनामे में इंकशाफ किया है कि साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए। साबिक चीफ जज राना शमीम ने दावा किया है कि वो इस वाक़े के गवाह थे। जुलाई 2018 में साकिब निसार फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए। बेगमात साथ बैठी थीं जब उन्होंने पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए और उसके बाद हाई कोर्ट के जज को बराह रास्त हिदायत दी। बकौल राना शमीम, साकिब निसार ने कहा कि समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने खबर को हक़ाइक़ के मनाफी करार दिया है। कहा कि राना शमीम बतौर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे जो उन्होंने मंजूर नहीं की, लेकिन साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम ने अपने बयान में कहा है कि उनका इख्तियार नहीं है कि साकिब निसार साहब उन्हें एक्सटेंशन दे पाते और वो अपने बयान पर कायम है। उनका ये भी कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन देने का कोई इख्तियार या अथॉरिटी नहीं थी। और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून भी इस मामले पर बोल उठी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पसे पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। मरियम नवाज ने कहा इस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। सीनियर नायब सदर नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सिर्फ नवाज शरीफ की जमानत और सजा का मामला नहीं, इलेक्शन में मुदाखलत सामने आई है। साकिब निसार की जगह जेल में बनती है, ये उनका कहना था।
अगर हम 2 हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर सकते हैं तो एक चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते हैं कि तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें किसने इख्तियार दिया था इलेक्शन में मुदाखलत का। ये मेरा सवाल है, इस मुल्क की पार्लियामान का सवाल होना चाहिए। अब अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता। हमें तवक्को ये है कि हमारी अदलिया सुओ मोटो इख्तियारात रखती है, उनका इस्तेमाल माजी में करती रही है। इससे बड़ा सुओ मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी जवाब में कहा कि नून लीग ने साल 2015 में राना शमीम को चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लगाया था। खबर में जिस जज का नाम लिया गया वो बेंच में ही नहीं थे। सूफ जो हैं वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहाँ पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया और उसके बाद उनको गिलगित बल्तिस्तान में जा कर के नून लीग ने 2015 में इनको अपना जाके वहाँ पे जज लगा दिया। जज का वो नाम ले रहे हैं, वो जज बेंच में ही नहीं है। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आज समाअत के लिए फरीकैन को नोटिस जारी हो चुके हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को ज़ाती हैसियत में आज तलब कर लिया गया है। अब मौजूद अदालत पर सबकी नज़रें हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि इल्ज़ाम लग रहा है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर, इल्ज़ाम लगा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज, लेकिन हुकूमती वज़रा और मुशीरान ऐसे मैदान में उतरे हैं जैसे उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो। जरा वो स्टे अवे कर लेते, बात तो खुल ही जाएगी सारी। हमें ज्वाइन किया इस वक्त ओवैस यूसुफजई हमारे। और 2018 में जबकि बात हो रही है तब तो ज़ाहिर है PTI बरसर इक़्तिदार भी नहीं थी, लेकिन हुकूमती वज़रा की बेचैनियाँ और उनकी बेताबियाँ भी आप देखें कि हर लम्हे जो है इसको इस मामले पे एक्सप्लेनेशंस और इसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, ओवैस यूसुफजई इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ओवैस, बताइएगा कि ये क्या मामला है, ज़रा इसकी तफसील दीजिए। समाअत कब शुरू होगी? जी देखिए, ये जो अंसार अब्बासी जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दी न्यूज़ के, उन्होंने कल ये स्टोरी ब्रेक की थी और राना शमीम के बयान हल्फी को बुनियाद बनाकर जो जंग न्यूज़ और जियो पे स्टोरी चलती रही, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था और अदालत में जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अथर मिनल्ला, उन्होंने जो समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी किया उसमें ये बताया कि इस स्टोरी के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक नोट पुट किया। उसके बाद इस मामले को समाअत के लिए अर्जेंट समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और उसमें नोटिस जारी किए गए हैं एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप को, एडिटर दी न्यूज़ को, एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को, और इसके अलावा जो बयान हल्फी जिसका जिक्र हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम, उनको भी और उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है। इसके अलावा अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उन दोनों को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए हैं और आज 10:30 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने कल दौरान समाअत ये रिमार्क्स भी दिए थे कि अदालत फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन रखती है, लेकिन इस मामले को बहुत संजीदा लेगी क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से बात की जा रही है, जजेस की गैर जानिबदारी के हवाले से बात की जा रही है और उनका ये कहना था अपने रिटन ऑर्डर में कि बादी नज़र में ये अवाम का अदलिया पर एतमाद उठाने की एक कोशिश है, जिसके बाद अब आज अगर हक़ाइक़ हैं तो सर्टनली आवाम को डाउट तो हैं। अब अगर ये हकीकत पर मबनी है सारा मामला तो आवाम को तशवीश होनी भी चाहिए, लेकिन आई वंडर कि इसको कैसे कहा जा रहा है कि अदलिया पे से आवाम का एतमाद उठाने की कोशिश है, क्योंकि अगर हकीकत है तो सर्टनली जो कल्प्रिट्स हैं फिर उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। रशीद रिजवी साहब लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद साहब, मामलात इसी सिलसिले में आपको पता है 2 जज साहिबान के पहले भी इल्ज़ामात और बयानात और वो तफसील भी सामने आई थी, एक वीडियो भी है इस सिलसिले में जो मौजूद है, लेकिन बात होती है चंद दिन टॉक शोज़ होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे गुफ्तगू होती है और फिर मामला ऐसा लगता है कि रफा दफा हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये मामला जो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, अब चूँकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है?
रशीद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। चलें रशीद साहब, वील ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन और हम अवैस से पूछ लेते हैं दोबारा कि क्या अपडेट चल रही है। चल जाते हैं अवैस, एक दफ़ा फिर अपडेट कीजिएगा कि आज कौन कौन आ रहा है? बिल्कुल, कौन किसको एक्सपेक्ट करें कि कौन कौन अदालत पहुंचेगा? जी देखिए, इसमें जो स्टोरी की है अंसार अब्बासी साहब ने, उनको बुलाया गया है द न्यूज़ के एडिटर को, एडिटर इन चीफ, और इसके अलावा जो मुआवनत के लिए तलब किया गया है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, जबकि राना मोहम्मद शमीम जिनका बयान हल्फी जो ज़ेर बहस है, कल से मीडिया में और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं, उनको भी इन पर्सन तलब किया गया है अदालत की जानिब से। और चूँकि कल तो इब्तदाई समाअत थी और जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स भी कुछ सामने आए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब फ़रीक़ैन अदालत में पेश होंगे, अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, तो उसके बाद ये जो है जो केस है वो किसी सूरत एक करवट इख्तियार करेगा और पता चलेगा कि केस किस साइड पे जा रहा है, क्योंकि जो स्टोरी है वो तो बयान हल्फी को बुनियाद बनाकर दी गई है। इसमें जो मौक़िफ़ है वो तो अंसार अब्बासी साहब अपना कोर्ट में देंगे ही, लेकिन राना मोहम्मद शमीम जो हैं उनका बयान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उन्होंने इस बयान हल्फी को ओन भी किया है और अगर कोर्ट में भी वो अपना ये बयान दोहराते हैं तो फिर उसके बाद कोर्ट के सामने मुख्तलिफ ऑप्शन होंगी कि वो इसमें काउंटर एफिडेविट मांग सकती है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और इंक्वायरी के हवाले से भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं कोर्ट में जब फ़रीक़ैन पेश होंगे, अपना जवाब दाखिल करेंगे, तो उसके बाद एक सिचुएशन डेवलप होगी और जो चीज़ें हैं वो नई सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, वैसे हमें अपडेट कर रहे थे। वी गोना कीप आस्किंग यू जब ये समाज शुरू होती है। रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद साहब, मामला बड़ा सीरियस है, लेकिन इससे पहले भी ये पर्टिकुलरली जो मामला है जिन केसेस की बात हो रही है उसमें 2 साबिक जज साहिबान अदलिया के अंदर से ही 2 मरतबा पहले भी आवाज़ उठी है। अब ये बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस पर फिर सामने आया है साबिक चीफ जज जीपी की तरफ से। क्या लगता है, हम तो बात कर रहे हैं, अखबारात में खबर भी छपती है, टॉक शोज भी होते हैं, लेकिन पहले वाले मामलात भी ऐसा कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे नहीं थे। वो वीडियो के फोरेंसिक भी बात हो रही थी, लेकिन फिर उसका कुछ हो नहीं सका। आपको लगता है कि ये वाला मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? पता नहीं क्या इस मुल्क का सिस्टम है। आप देखें कि इसकी 2 फॉर्मर चीफ जजेस की लड़ाई में इंस्टीट्यूशन जो है वो उस पर किस तरह से सवालिया निशान हो रहा है। एक आम आदमी अपना जो है फेथ और कॉन्फिडेंस उस इदारे में लूज कर रहा है। इस चीज को सिक्योर करना है, एक आदमी की गलती से, 2 आदमी की गलती से पूरा निजाम जो है वो हिल गया है। इसे तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हुकूमत का भी फर्ज है, ये अपोजिशन का भी फर्ज है और ये अदलिया का भी फर्ज है। वो एतमाद तभी बहाल, आप कह रहे हैं कि अगर एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है वो तभी बहाल हो सकता है ना, कि जिस शख्स ने गलती की है उसको सजा हो तो सर्टनली फिर इंस्टीट्यूशन पे एतमाद लोगों का बहाल हो जाएगा। अगर राना शमीम का एफिडेविट है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, अगर उन्होंने गलत एफिडेविट दिया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि जो है जुडिशरी की पोजीशन विंडिकेट हो। अच्छा रशीद साहब, ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली मामला तो काफ़ी संगीन है और इल्ज़ामात भी संगीन लगाए जा रहे हैं। इस सारे मामले पर कमीशन बनाकर इसकी तहकीक की जानी चाहिए, या आप समझते हैं कि ये मामला ऐसा है कि इसको ना ही छेड़ा जाए? तो क्या आप इसके बारे में सोच रखते हैं? नहीं, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आप अपनी गंद कारपेट के नीचे जमा करते रहें। इसको वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए कि अगर किसी ने झूठा एफिडेविट दिया ही शुड बी पेनलाइज, और अगर किसी ने वाकई इन्फ्लुएंस किया सबऑर्डिनेट जुडिशरी को या हाई कोर्ट को, उसको भी एक्सपोज किया जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट या तो एक्शन ले या वो कमीशन कोई बनाए सर्विंग जजेस का और उस पर एक्शन ले, तब बात हो सकती है। वरना जैसे आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि अभी तो एक आदमी का वर्जन आया है ऑफिशियली, दूसरे को से भी एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट मंगवा के पूछा जाए, और वो सिर्फ सर्विंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को डायरेक्शन देके कि आप अपना काउंटर एफिडेविट दे, एडमिशन है या डिनायल है जो भी है।
सर, ये हाई कोर्ट के जज का क्या इख्तियार नहीं है या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज ही फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कह सकता है कि वो एफिडेविट और अपना बयान हलफी जमा कराएं? क्योंकि अभी इस केस की समाअत हाई कोर्ट में हो रही है। रूल ऑफ प्रोप्राइटी में तो यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जिसे देके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है, ठीक है, लेकिन इसको प्रोब करने के लिए अभी तक किसी ने इन्वोक नहीं की है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन रूल ऑफ प्रोप्राइटरी में तो यही आएगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ही अगर ट्राई करे या जो भी है क्वेश्चन करे, इन्वेस्टिगेट करे। That's an important legal point, sir. Thank you for sharing that with us. कि अभी तो कंडेम की प्रोसीडिंग्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, लेकिन अगर एफिडेविट जैसे कि अवैस यूसुफ भी में बता रहे थे कि काउंटर एफिडेविट अगर मांगा जाता है तो रशीद रिजवी साहब की राय के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट का एक सर्विंग जज ही मांग सकता है साबिक चीफ जस्टिस से काउंटर एफिडेविट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो मुबैना तौर पर गलत है बयान हलफी तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, और अगर हकीकत पर मबनी है तमाम मामला तो उस पर होनी चाहिए ताकि इदारों पे जो आवाम का एतमाद है वो मुतज़लज़ल ना हो, जैसे कि रशीद रिजवी साहब की राय है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए कई हवालों से बड़ा मुनफरिद रहा है और अब पाकिस्तान टीम ढाका पहुंच चुकी है, जहां दोनों टीमों के दरमियान T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक भी आज ढाका में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे। वैसे शोएब was celebrating his wife's birthday as well ना, उसकी तस्वीरें देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे। मतलब वो फिर अब हो गई और अब बैक टू वर्क है, तो क्वारंटीन मुकम्मल होने के बाद कौमी टीम ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है और साथ ही स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि इमरान भट्ट, शाहनवाज अधानी, हारिस रऊफ और यासिर शाह की जगह ओपनर इमामुल हक, मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम और ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ जो है वो 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। So how is that going to work out for us? और ये तो यही सवाल फिर पूछ लेते हैं सिकंदर बख्तर बिदास। तो सिकंदर, ये सारे नाम जो हमने लिए हैं, how is that going to work out for us? ये हम पूछ रही हैं आपसे। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सिको, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो है कामरान गुलाम आए, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने पिछले साल, ये सबसे बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का, कि जब लड़का फॉर्म में होता है, जब वो रन्स करता है, उस वक्त आप उसको नहीं लेते, 1 साल 1.5 साल बाद उसको लेकर आते हैं। तो इस बेचारे ने पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड किया था, 1200 से ज़्यादा रन किए थे जो कभी किसी ने नहीं किए थे, और उसके बदले में उनको 1-1.5 साल के बाद उनको अब टीम में लेकर आए हैं। फिर वो अब्दुल्ला शफी हैं जिन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला हुआ है, और कहते हैं अभी तक, मैं मतलब हो सकता है कल ये आके रिजवान की तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर दे, मगर भाई 1 मैच खेलने वाले को आपने कामरान गुलाम से पहले खिला दिया, उसको धड़ाधड़ मैच दे दिए कि बहुत अच्छा है। मतलब उसके लिए ये था सिलेक्शन का मेयार कि ये बहुत अच्छा है, मगर रन्स नहीं किए हुए थे उसने। अब सुना है कि उन्होंने श्रीलंका में भी 100 कर दिए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 100 कर दिए हैं। उधर तो खैर 12 मैचों के अंदर सुना है 28 सेंचुरियां हो गई हैं। तो अब ये हमारी सिलेक्शन का मेयार है। दूसरा, अब और इमामुल हक को दोबारा बुलाया गया है, बाकी टीमें वही हैं। यासिर शाह को कोई इंजरी है जिसकी वजह से उन्होंने बिलाल आसिफ को बुलाया जो कि ऑफ स्पिनर हैं, और माशाल्लाह से उनकी उम्र जो है वो शायद कभी मेरे साथ भी खेले हुए हो। तो हमारा मतलब एक है, पाकिस्तान क्रिकेट का ये आलम हो गया है अब कि हमारे पास नौजवान लड़कों की जरूरत नहीं है, लगता है कि कमी हो गई है। और माजरत के साथ इसलिए कि वो फिर कहेंगे कि जी मेरी नहीं, तो बिलाल आसिफ को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने साल कैसे लग गए? I'm sure आपने नहीं, वो खेले बीच के अंदर, कई दफा खेले। हाँ। बीच में उनकी शायद बॉलिंग एक्शन का भी इशू आ गया था, बीच में खेले 2-4 साल। अभी एक्चुअली वो वर्ल्ड कप के बाद मैंने फिर पूरा डेटा नहीं निकाला, अगले दफा जो आप करेंगे ना मैं पूरा मतलब नसब निकाल दूंगा। आपके साथ भी खेला होगा, लेकिन सिक्कू इतनी पुरानी बात भी नहीं। अच्छा सिकंदर, रेस्ट देना चाहिए किसी को जो बड़े एग्जॉस्टिव अभी ऑब्वियसली अभी हम प्ले से आ रहे हैं, जैसे कि वो तो T20 की बात है ना। T20 में उन्होंने टीम नहीं चेंज की, बहुत अच्छा किया, इसलिए कि वर्ल्ड कप के दरमियान अगर वो टीम चेंज करते तो बुरा लगता, लड़कों के ऊपर प्रेशर आ जाता कि शायद हमें निकाल रहे हैं टीम से। हमारे इनसिक्योरिटी है। मेरे साथ इंजमाम थे, मुश्ताक अहमद थे जश्न क्रिकेट के अंदर, जो हमारा डिस्कशन हुआ था इस मौजू पे, तो वो यही कह रहे थे कि लड़के डर जाते हैं कि हमें निकाल ना दें, हमें रेस्ट दे रहे हैं कि हम निकल ना जाए। फिर दूसरा इशू उन्होंने बताया कि लड़के पैसे मांगते हैं, यानी कि अगर वो रेस्ट ले रहे हैं तो 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, रेस्ट लेंगे तो उनकी 4-6 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कोई ऐसा फार्मूला बनाए जिसमें उनको पैसे भी दें, रेस्ट दे। तो कोई रेस्ट लेने को तैयार नहीं, अभी तक शाहीन खेलने को तैयार है,
वो कहता है मैं एक मैच नहीं छोड़ूंगा। इनसिक्योरिटी, पैसों का मसला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठ के सेटल करना चाहिए। लड़के डरते हैं, मगर ये तो समझाना भी ना चाहिए ना। लेकिन सिकंदर फिटनेस के भी मसाइल हो जाते हैं, तो वो रेस्ट डिस्पाइट एनीथिंग, और यस वो डर है। इफ यू टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलर्स, हुमा शाहीन की वो बात कर रहे थे, ये तो किसी मेंटोर को समझाना चाहिए ना। दीज आर यंग बॉयज, समबडी वुड हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं। देखें, उसका एक इलाज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फार्मूला बनाया कि भाई हम जब आपको रेस्ट देंगे रोटेशन पॉलिसी पे, तो हम आपको मैच फीस भी देंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लड़कों के जहन में बिठाकर समझाना चाहिए कि भाई आपको हम ड्रॉप नहीं कर रहे। आपकी देखें, आप मुझे बताइए कि रिजवान अगर रेस्ट ले लेगा तो कोई रिजवान की जगह ले सकता है, बाबर अगर रेस्ट लेगा तो कोई उसकी जगह ले सकता है। ये तो बड़े आप टॉप टियर नाम ले रहे हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली नाम है यार सिकंदर, लेकिन ऐसा होता होगा, इसीलिए तो ये जो फीलिंग है लड़कों में ये आ गई है कि अगर रेस्ट है ना पाकिस्तान में, अगर सपोज करें अभी देखें रिजवान बीमार था, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसकी तस्वीरें आ गई हैं, कितनी खतरनाक किस्म की तस्वीरें आई हैं, हम सब घबरा गए थे कि यार ये कैसी तस्वीरें हैं। मगर फिर सरफराज खेलेगा, असूलन उसको रेस्ट देना चाहिए सरफराज को मैच, तो उनको ये डर ना हो कि सरफराज 100 कर दे, फिर क्या होगा, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ उनके जहन में चलता है। मगर हमारे यहाँ बाबर हुए, हमारे यहाँ रिजवान हुए, शाहीन हुए, ये वो लड़के हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। दे आर द बेस्ट। अब कोहली है, वो नहीं खेल रहा, न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड जाकर खेल रहा है, उसने मना कर दिया कि यार पहला मैच नहीं खेल रहा, मैं रेस्ट ले रहा हूँ। तो उसकी क्या मतलब है कि उसकी जगह निकल गई? तो ये कुछ चीजें जो आप कह रहे हो खेलने के लिए, सॉरी स्टोक्स भी नहीं खेलने के लिए आए। तो नहीं, वो तो खैर जहनी तौर पे बीमार है, पता नहीं गोरों के यहाँ मासद के साथ इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके साथ कुछ हो जाता है, मेंटली सिक है। एनीवे, तो हमें थोड़ा सा लड़कों को रेस्ट देना चाहिए, अगर बनता है तो, अगर नहीं बनता तो खेलना चाहे तो खेले। जो आपने बात बिल्कुल सही की, वी हैव टू टॉक टू देम, कोई मेंटोर हो, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का बंदा हो जो उनको समझाए कि बेटा अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो लोड वर्क है। डेफिनेटली सिकंदर, यू आर राइट, ये तासुर वैसे भी खत्म होना चाहिए। रेस्ट मींस रेस्ट, नॉट दैट हम आपको ईज आउट करके निकाल रहे हैं। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस सिकंदर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, ये बात एक्चुअली समझाने की ज़रूरत है भाई कि आपको रेस्ट दे रहे हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, और बॉडी को इसलिए रेस्ट चाहिए क्योंकि आपने आगे खेलना है। बट तो ये प्रेसिडेंट सेट हुआ होगा ना, इसीलिए तो दिमाग में चीज़ आगे फिट आ गई, व्हिच इज रॉन्ग इन इट्स ओन सेल्फ। मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी है। इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर इत्तेहादियों ने मुंह मोड़ा तो हुकूमत की दौड़ें लग गईं। मुश्तरका इजलास मुलतवी करके उन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उसी इजलास को चंद घंटों पहले जिहाद से तशवीह दी जा रही थी, चंद घंटों बाद ही वो मुलतवी हो गया था। उधर अपोजिशन ने भी मौके पर चौका लगाया और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दोबारा एक दूसरे से राबते बढ़ाकर हुकूमत को मजीद परेशानी में डाल दिया। इत्तेहादी मान गए तो अब हुकूमत ने कल दोबारा पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। बाय द वे, सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए। 12 बजे पार्लिमानी जॉइंट सेशन होगा और जिसमें कि ये सारे AVM की मशीन भी और वो वोट जो इंटरनेशनल 90 लाख हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट है, ऑनलाइन वोटिंग, दोनों पे इत्तेफाक राय। जॉइंट सेशन होगा, AVM की मशीन भी होगी। What he meant was EVM। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और पार्लियामान में मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत की है। उधर PDM ने भी 22 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी और 23 नवंबर को सरबराही इजलास बुलाया है। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, हुकूमत ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास अब कल बुलाया, लग यही रहा है कि इत्तेहादी मान गए हैं, तभी शेख रशीद साहब बड़े कॉन्फिडेंट भी थे, बड़ी पूरा एतमाद हुकूमत भी नज़र आ रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन के क्या इस सिलसिले में प्लान है? कल कुछ सरप्राइज़ देने की पोजीशन में हैं कि आप लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो लेजिस्लेशन बुलडोज करना चाह रही है या एक तरफा तौर पे करना चाह रही है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस से है और इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत अकेली स्टेक होल्डर नहीं। इससे कबल 2017 में हमारी हुकूमत ने जब इंतखाबी इस्लाहात की थी तो हमने तमाम पार्टीज के साथ मिलकर कौमी इत्तफाक राय पैदा किया था और जिन चीज़ों पर कंसेंसस हुआ था उन्हीं को हमने लेजिस्लेशन का हिस्सा बनाया था। जो काम हुकूमत करने जा रही है, अगर इसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान में हर आने वाली हुकूमत
अपनी मनपसंद के कवानीन पास करके इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश करेगी। इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की इत्तफाक राय की, वो सिर्फ अपनी मन मर्जी से इंतखाबी निज़ाम को डिसरप्ट करने या उसमें अपने मनपसंद के नताइज हासिल करने के लिए कानून साजी कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इसके जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी किसी ऐसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इंतखाबात को इंतखाबात से कबल ही मुतनाज़ा बना दें। अच्छा हसन इकबाल साहब, अपोजिशन तो मुतहद नज़र आ रही है लेकिन इत्तेहादी तो बज़ाहिर हुकूमत के साथ हैं, तो शायद अब तक हवाओं का रुख जो है वो तब्दील नहीं हुआ। आप इंतखाबी इस्लाहत का बिल रोकने में नाकाम हो भी जाएं तो क्या सेनेट, कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हुकूमत जिस तरह कोशिश कर रही है, अभी तक कतई तौर पे हम नहीं कह सकते कि इत्तेहादी उसके तमाम लेजिस्लेटिव एजेंडे पर शामिल हैं, क्योंकि हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात में बहुत बेकायदगियाँ थी। मिसाल के तौर पे चंद ऐसी आइनी तरामीम जिनके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, हुकूमत उसे भी सादा अक्सरियत के साथ तब्दील करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने कोई ऐसी कानून साजी की जो आइन के खिलाफ होगी तो हम मजबूरन अदालत में जाने पे मजबूर होंगे। इसलिए अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत यकतरफा तौर पे कानून साजी करने की बजाय ये कोशिश करे कि वो इत्तफाक़ी राय पैदा करे इन इंतखाबी कवानीन के ऊपर, ताकि अगले इंतखाबात मुतनाज़ा ना हो सकें। चलें हसन इकबाल साहब, आपको अभी भी उम्मीद है तो फिर कुछ हो सकता होगा प्रॉबली। अब ज़रा ये भी जान लें आपसे, जो इशू चल ही रहा है चीफ जज राना शमीम साहब के इल्ज़ामात, और हुकूमत आपको इल्ज़ाम दे रही है कि आप लोग इस मुलव्विस हैं और ये लंदन की सारी कहानी। और हुकूमत ने राना शमीम को 2015 में मुस्लिम लीग नून ने वो कह रहे हैं जी जज लगाया था, उनका हलफनामा भी यहीं से नोटराइज हुआ है जहाँ से मियाँ साहब का हुआ था। तो क्या ये सब महज इत्तेफाक है या आपका क्या रद्द अमल होगा इस सारे इल्ज़ामात की जो फहरिस्त आपने सुनी होगी कल से और हमने दोहरा दी है? देखिए, सुना यह है कि जो नोटरी पब्लिक है वो एक पब्लिक ऑफिस होता है और वहाँ से ही शायद पाकिस्तानी हाई कमीशन के दस्तावेजात भी अटेस्ट होते हैं। तो वो एक ऐसा दफ्तर है जिसपे हर कोई जाके कागजात अटेस्ट कराता है। ये हुकूमत का वतीरा है कि हर चीज़ को ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि जस्टिस साकिब निसार को भी किसी वक्त हमारी हुकूमत के दौर में ही अपॉइंटमेंट दी गई थी, तो इसलिए ये दलील बेबुनियाद है। असल बात यह है कि जो चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार पे, और ये एक तवातर है। सबसे पहले आपने देखा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए, फिर जो एहतसाब अदालत के अरशद मलिक जज थे उनकी तरफ से भी ऐसी वीडियो टेप आई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया है। अब ये तीसरा बयान है जज साहब का जो आया है सामने। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अदलिया का फर्ज है कि इन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अच्छा, सभी तकरीबन वालिदैन के जहन में सवाल है कि आपका जो बच्चे का वैक्सीनेशन कोर्स होता है, पर्टिकुलरली द यंग किड्स जो कि स्कूल जा रहे हैं अभी 3-4 साल की उम्र के, उसमें उन्हें रुबेला और मीज़ल्स लगे होते हैं, ज़्यादातर हस्पताल ये लगाते हैं। तो क्या उन्हें दोबारा स्कूल में अब जो मुहिम या ओवरऑल जो मुहिम चल रही है ये टीके लगवाने चाहिए? ये सवाल हम एक माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आपका बच्चा दोबारा से ये टीके लगा सकता है और क्या इसका फ़ायदा हो सकता है उसे। सो वी गोना बी आस्किंग दैट इज़ वेल। And since we were talking about smog in लाहौर, तो आपको बता दें कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है लाहौर में। बिल्कुल, अभी भी स्मॉग के हवाले से लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में, और द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड दूसरे नंबर पे। ये हम बताते हैं और बड़ा हमें बड़ा दुख होता है बताते हुए, बिकॉज लाहौर इज ब्यूटीफुल। लाहौर पाकिस्तान का दिल समझे जाने वाला ये शहर है। एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे थोड़ी देर में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मिनिस्टर फॉर पंजाब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी, उससे पहले आपको बताएं कि तख्त
तख्ते पंजाब एक बार फिर लरजता महसूस हो रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पंजाब की कुर्सी पर नजरें जमाई तो हुकूमत के इत्तेहादी भी आंखें फेरने लगे। वसीम अकरम प्लस की परफॉर्मेंस पर पहले दिन से सवालात थे, अब बात इससे कहीं आगे जा निकली है। अंग्रेजी रोजनामे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गवर्नेंस का बहरान संगीन हो चुका है। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान की कुर्सी तो कब से म्यूजिकल चेयर्स बनी हुई है, आपको पता ही है, लेकिन अब ये रवैया ब्यूरोक्रेसी में अहम ओहदों की तैनाती में भी नजर आने लगा है। सीनियर अफसरान को जूनियर ओहदों पर बिठाया जा रहा है, सीनियर ओहदे खाली पड़े हैं या फिर इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। यही तो रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ग्रेड 20 के 14 इंतजामी सेक्रेटरियों के ओहदे ग्रेड 21 के अफसरान के पास हैं। ज़रा सी बातों पर अफसरान तब्दील हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में मुस्तकिल अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है। ताज़ा रोटेशन पॉलिसी के बाद पंजाब में इस वक्त सेक्रेटरी ख़जाना और पंजाब मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे कई अहम ओहदे खाली पड़े हैं। इत्तलात हैं कि बुज़दार इंतज़ामिया सीनियर ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के लिए कमर कस चुकी है। मुस्लिम लीग क़ाफ भी बुज़दार हुकूमत से शिकवे करती नजर आ रही है, मगर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तमाम मामलात ठीक जा रहे हैं। इंतखाबी पर्टिकुलरली सियासत करने वाले सियासतदान जिन्होंने हलकों में जाके सियासत करनी होती है, और पंजाब में तो आपको पता है बड़ा प्रेशर भी होता है आवाम का, और पंजाब ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि मुल्क पे किसने हुकूमत करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब में है। बड़ा ट्रिकी हो सकता है इत्तेहादियों के लिए। अभी हमें ज्वाइन किया तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर, जो कि खुद जो हम म्यूजिकल चेयर्स की बात कर रहे हैं वो उसी के थ्रू सामने आए। हसन खावर, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। पंजाब में इस वक्त गवर्नेंस का शदीद बहरान नज़र आ रहा है। हमने पूरी एक लिस्ट दी है। ग्रेड 20 के 14 इंतज़ामी सेक्रेटरीज जो हैं उनके ओहदे ग्रेड 21 के अफसरान ने संभाले हुए हैं, तो सीनियर ओहदे खाली पड़े हैं जिनमें से कुछ को इजाफी चार्ज देकर चलाया जा रहा है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। अभी हम यही सोच रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है, अचानक तबादले का मामला अलग है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में गैर यकीनी की सूरत हाल है। गवर्नेंस के इस बहरान पर पंजाब हुकूमत कुछ कर क्यों नहीं रही, थोड़ा सा आप ज़रा बैकग्राउंड दें। ग्रेड 20 की जगह 21 के लगाए हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जी सीनियर लोग लगाए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये तो कोई जूनियर बंदे को तो नहीं लगाया, ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा अहल उन अफसरान को लगाया है जिनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है अगर लगाया है तो। आपने कहा जी कुछ ओहदे खाली पड़े हैं, कुछ नहीं पड़े। देखिए ये इंतज़ामी मामलात आप हुकूमतों पर छोड़ दें, आप हुकूमत की परफॉर्मेंस जज करें। आप ये बताएं कि जी जहाँ पे क्राइसिस आता है वहाँ पे हुकूमत आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, क्या तरक्याती मंसूबे अप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या फ़ंड्स रिलीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या सूबा पंजाब के तमाम शहरियों को सेहत कार्ड इशू किया जा रहा है कि नहीं, क्या सूबे में नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं कि नहीं, क्या सूबे में स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है कि नहीं। फिर ये हमारा काम है कि उन चीज़ों को करने के लिए हम पंजाब में किस अफसर को लगाएं, 21 को लगाएं, 20 को लगाएं, कौन सा ओहदा खाली छोड़ें, किसको एक्टिंग चार्ज पे दें। इन इंतज़ामी मामलात में ना पड़ें, प्रोसेस की फ़िक्र ना करें, रिज़ल्ट की फ़िक्र करें। रिज़ल्ट पे हमसे सवाल पूछें, हम आपको जवाब देंगे, प्रोसेस हम पे छोड़ें। और मैं आपको ये भी यकीन दहानी करा दूँ कि ये इंतज़ामी तरजीहात होती हैं। हमारा प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, उस बंदे को लगाना है जो परफॉर्म करे, चाहे वो 21 का हो चाहे वो 20 का हो, और अहम तरीन पोस्टों पे बेस्ट लोग लगाने हैं, बेस्ट मैन फॉर द जॉब। ये हमारा प्रिंसिपल है। आम ओहदे खाली रखने से कौन से समरात हासिल होते हैं? सिस्टम खत्म कर देंगे, मतलब ये तो आपने बिल्कुल जो सिस्टम जो कि सालों से बने हुए हैं किसी मकसद के लिए आप खत्म कर दें। मतलब आपने तो वही बंदा लगाना है जो आपने लगाना है। आप शायद ये कहना चाह रही हैं कि वो भी खत्म कर दें। वो भी खत्म। अच्छा खावर साहब ये बताइएगा, जरा से ऐसी बात करते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन की नज़रें इस वक्त आपकी हुकूमत पर हैं और अपोजिशन और आपके नंबर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है। तो पंजाब में सबसे बड़े इत्तेहादी क़ाफ लीग भी नाराज़ हैं। कल ही मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था कामिल अली आगा साहब का, इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही का ट्वीट भी सबके सामने है। ज़रा मुश्किल नहीं हो सकता आप लोगों के लिए अगर अदम एतमाद की तहरीक आई? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोचा है आप लोगों ने? पहली बात तो ये कि अपोजिशन मुत्तहिदा नहीं है, अपोजिशन तो बटी हुई है। दूसरी बात यह है कि उनकी नज़र हमारी हुकूमत पे नहीं है, उनकी नज़र हुकूमती कुर्सी पे है, क्योंकि वो वहाँ पे बैठेंगे तो धंधा चलेगा, काम चलेगा, पैसे बनेंगे। तो ये आप कह दें कि टुकड़ों में बटी हुई अपोजिशन की नज़र इक़्तिदार की कुर्सी पर क्यों जमी हुई है, ये सवाल ज़्यादा मुनासिब बनता है। और इसका मैं आपको जवाब दे भी दिया है कि उसका जवाब क्या है। जहाँ तक बात रह गई हमारी इत्तेहादियों की, तो आपने देख लिया कि कल उनसे हमारी मुलाकात हुई,
उनसे बातचीत हुई, डायलॉग हुआ, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमने दूर कर दिए हैं। हम एक पेज पे हैं, हम साथ चल रहे हैं, हम आनगी से चल रहे हैं। ये डायलॉग का हिस्सा था और अब पार्लियामेंट में भी इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे और तमाम जो हमारे बिल्स हैं, जो हमारा एजेंडा है, उसको टेबल करेंगे, उसको अप्रूव कराएंगे। अच्छा, पीडीएम का 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाजी मार्च के बाद पूरा इरादा है कि लाहौर मार्च करेंगे और इसके बाद इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करना है उन्होंने। तो तैयार हैं आप पीडीएम के लॉन्ग मार्च से डील करने के लिए? ऑब्वियसली हो ना हो दैट्स अनदर स्टोरी, उन्होंने कह दिया तो तैयारी तो होनी चाहिए। रास्ता देंगे उन्हें या ताकत से चाड़ेंगे? चलें या कुट चाड़ेंगे? बिल्कुल तैयार हैं जी। 3 साल से जो मार्च करते आ रहे हैं, मज़ीद भी 2 साल और मार्च करने, उनका हक है। लोगों को तंग ना करें, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, कानून के दायरे के अंदर रहें, शौक़ से मार्च करें। मैं तो कहूँगा सारा दिन मार्च करते रहें, पूरा साल मार्च करें, एक्सरसाइज भी होगी उनकी, कैलोरीज भी बर्न करेंगे। बाकी रह गई हुकूमत की बात, तो हुकूमत इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये अपोजिशन जो है अपनी इलेक्शन की मुहिम चलाना चाह रही है और इस वक्त उनको आवाम का दर्द जो है वो सता रहा है। अगर आवाम का दर्द इतना सता रहा है तो भाई इकट्ठे हो जाओ, इस्तीफ़े दे दो, जो बात कर रहे हो कम से कम एक पेज पे ही खड़े नज़र आओ। एक अंदर आता है, दूसरा बाहर जाता है, कोई पीडीएम में है, कोई नहीं है, कोई पीडीएम में ना होके भी मिलना चाहता है, कोई पीडीएम में होके भी नहीं मिलना चाहता। ये तो मेरा ख्याल है बात बड़ी वाज़ेह है। तो हुकूमत को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, जो मर्ज़ी आए, जहाँ मर्ज़ी मार्च करें, हम उनको इजाज़त देंगे, वो अपना काम। बहुत शुक्रिया हसन खावे साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे आपने कहा कि इंशाल्लाह हुकूमत, पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है आप रिप्रेजेंट करते हैं, मुद्दत पूरी करेगी। वैसे एक ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पंजाब में जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये चाहती हैं कि पंजाब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि ये सियासी तौर पर अल्टीमेटली उन्हें फ़ायदा देगा। उनका ये मानना है और उनका ऐसा कहना है, क्योंकि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि उस्मान बुज़दार साहब एक दिन भी ना छोड़ें और वो अपनी मुद्दत पूरी करें। ओके, चलो ठीक है, इस पे तो खैर आगे चलते हैं और कुछ और दिखाते हैं। बिल्कुल ही ज़रा पेस चेंज करते हैं और आपको दिखाने लगे हैं कि दुबई में एक जारी है जी इंटरनेशनल एयर शो। उसमें 140 ममालिक के जो तैयार करदा जहाज़ हैं वो पेश किए जा रहे हैं और पाकिस्तान का तैयार करदा सुपर मशाक गैर मुल्की नुमाइंदों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दिखाएँ जी, सुपर मशाक भी दिखाएँ। और बाय द वे अब्दुल्ला, हैव यू बीन टू एनी एयर शो recently? No, not really. Oh, beautiful. Look at this. अच्छा, बड़ा ये यूनिक एक एक्सपीरियंस होता है। बहुत साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ दुबई एयर शो जाने का एंड यू कैन एक्चुअली सिट इन दीज प्लेन्स, यू कैन एक्चुअली टेक पिक्चर्स, यू कैन सिट इन द प्लेन्स। नहीं, ज़रूर अगर आपका दिल चाह रहा है उड़ने को तो आप उड़ जाएं, कोई नहीं रोकेगा आपको। अच्छा, उसके बाद फिर वो लग्जरी प्लेन्स भी वहाँ खड़े होते हैं, मतलब द प्लेन्स दैट यू हियर अबाउट, आपको पता है ना, जिनके अंदर पूरे बेडरूम्स होते हैं और बड़े स्वीट्स होते हैं, सो यू कैन गेट टू सी दोज फर्स्ट हैंड एज वेल। एक्सपीरियंस एक बड़ा डिफरेंट होता है, ऑल्दो ऑब्वियसली। अच्छा जी, एक ये फ़ज़ाई मनाजिर थे और एक हम लाहौर के फ़ज़ाई मनाजिर आपको दिखाएंगे और बहुत ही ट्रैजिक सूरत हाल है। बागों का शहर लाहौर स्मोक का गढ़ बन गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफे से आए रोज़ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर ही नज़र आता है। सूरत हाल पर काबू किस तरह पाना है, स्मोक को आफत ज़दा करार देते हुए 5 टीमें पंजाब हुकूमत ने तश्कील दी हैं और स्मोक स्क्वाड कायम करने का ऐलान भी किया। एंटी स्मोक, स्मॉक नॉट स्मोक, अच्छा एंटी काम करना है इन्होंने, तो मतलब ये स्मोक बढ़ान उसको एंटी कर रहे हैं। अच्छा लाहौर जी फिर पहले नंबर पे हमारे साथ क्या मौजूद हैं? मोहम्मद रिजवान साहब। अच्छा, हम ज़रा कोशिश करेंगे कि पंजाब के मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मोहम्मद रिजवान साहब से हम रब्ता करें और उनसे पूछें। अच्छा, पिछले घंटे में हमने आपको बताया था कि लाहौर ज़रा दूसरे नंबर पे था रिगार्डिंग स्मॉग की दुनिया में, तो हमने कहा भी हम क्यों पीछे रहे। इस वक्त एज वी स्पीक लाहौर पहले नंबर पे आ चुका है और अगर यूनिट्स हम आपको बताएं तो 264 फॉर लाहौर एंड 250। अच्छा, यू नो मुझे एक्चुअली जेन्युइनली ये सवाल करना है कि क्या ये लाहौर की अपनी पोल्यूशन है जो फोक में मिक्स होकर स्मॉग बना रही है, लाहौर के क्या सराउंडिंग में फसलें जलाई जा रही हैं, या फिर अक्रॉस द बॉर्डर अटारी और उसके मुल्का गांव जो हैं वहाँ पर फसलें जलाने से हवा का रुख अगर इस तरफ हो तो लाहौर की ये सूरत हाल होती है। क्योंकि अगर इंडिया की तरफ से ये फिनोमेना जनरेट हो रहा है और असर कर रहा है लाहौर पे, तो फिर सर्टनली इंडियन पंजाब की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बात करना अशद ज़रूरी है।
हम ये सारी बातें पूछते हैं मोहम्मद रिजवान से। मोहम्मद रिजवान साहब, हम तदारुक कैसे करना है, डील कैसे करना है, उस पर तो हम आपने जो स्क्वाड्स वगैरह बनाए बात करेंगे ही, लेकिन क्या हम असेस करें? आप ज़रा हमें प्लीज़ रहनुमाई करें कि हमारी अपनी लाहौर में गाड़ियों की पोल्यूशन है और लाहौर के अतराफ में जो फसलें जलाई जा रही हैं, क्योंकि उस पर तो अपेरेंटली पाबंदी भी है, या फिर अक्रॉस द बॉर्डर अटारी और उसके अतराफ में जो गाँव हैं वहाँ पर इंडिया की तरफ से जो फसलें जलाई जाती हैं उसकी वजह से ये स्मॉग पैदा हो रही है। क्योंकि अगर वहाँ से हो रही है तो फिर अपने काउंटर पार्ट से आप लोग अक्रॉस द बॉर्डर बात करें, क्योंकि सर्टनली दिस हैज टू स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने पिछली दफा किया था कि हम नहीं कर सके जो NGOs के या प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो वो मैंने आपको शायद पता लग गया हो, हमारी टीम ने जाके चेक किए हैं और सिवाय जो एक एयर क्वालिटी मॉनिटर है जो अमेरिकन एम्बेसी में लगा है, उसके अलावा तमाम की रेटिंग्स बहुत ज्यादा गलत थी जी। तो बाद में जो आपने फरमाया, देखिए जो क्रॉस बॉर्डर हमारी लाइक प्रॉब्लम्स हैं वो बेशक होती हैं और उस वक्त होती हैं जब हवा का रुख हमारी तरफ होता है, और इस तरह अब तक तो लकीली ऐसा नहीं हुआ जी, अल्लाह की मेहरबानी से, और हमारी निगोशिएशन उनसे होती रहती है। लेकिन बस ये एक हमारी बदकिस्मती है कि हमारा पड़ोसी इस बारे में और तकरीबन हर बारे में थोड़ा तंग नजर है। तो उसमें ये फेडरल लेवल पे भी बात होती है, हम भी उनसे अपने लेवल पे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल वो कोई ऐसी फ्रूटफुल साबित नहीं होती। जहाँ तक आपने गाड़ियों के धुएं की बात की, तो कल मैंने अपनी कमेटी की मीटिंग ली है, स्मॉग कमेटी की, तो उसमें बड़ी हौसला अफजा हमें बातें पता चली हैं कि जो लास्ट ईयर तो खैर नहीं, जो नॉर्मली जब स्मॉग होती है तब जो व्हीकुलर एमिशन की पार्टिसिपेशन होती है उससे कुछ दर्जे कम हुई है। और जहाँ तक शबल बर्निंग का सवाल है, तो एग्रीकल्चर वालों ने बताया है कल हमें कि लास्ट ईयर की शबल बर्निंग से इस बार उनका इम्पैक्ट 37.5% कम है। तो दैट इज वेरी हेल्दी साइन कि हर चीज हो रही है। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ओवरनाइट चेंजेस की ना तो हमें तवक्को करनी चाहिए, ना ये प्रैक्टिकली और अच्छा रिजवान साहब, एक्चुअली वो हम थोड़े से एग्रेसिव इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमें ओवरनाइट नहीं नजर आ रहा, ये हर साल की सिचुएशन बन चुकी है। सो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगले साल के लिए ऑलरेडी कोई तैयारी हो चुकी होगी, बिकॉज थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स, दे आर नॉट गेटिंग बेटर। ये बता दीजिए, आपकी कोशिश है एंटी स्मॉग स्क्वाड, साउंड्स मोर लाइक अ गोस्ट बस्टर काइंड ऑफ थिंग, मतलब ये स्क्वाड क्या करेंगे, इनकी क्या ज्यूरिसडिक्शन में चीजें आ जाती हैं और किस तरह कंट्रोल होगी, क्या है इनकी? सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको अभी फरमाया थिंग्स आर गेटिंग बेटर, आपने बताया, ठीक है जी। दूसरी बात ये, जो स्क्वाड्स हैं वो हमें स्पेशल, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन स्पेशल हालात में उनसे स्पेशल काम हम ये लेते हैं कि उनकी ड्यूटीज हम ओवरनाइट कर देते हैं। मुख्तलिफ स्क्वाड होते हैं जो दिन में काम करते हैं और जो स्पेशल स्क्वाड्स होते हैं वो रात को, क्योंकि जो लूटर्स हैं वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर, क्योंकि धुआं भी काला होता है, अंधेरे में उसका नजर आना इज नॉट दैट, आई मीन इतना ज्यादा वो पॉसिबल नहीं होता। तो हम उनकी ड्यूटीज रात को लगाते हैं, क्योंकि रात का जो धुआं है वही सुबह स्मॉग की सूरत में हमें नजर आता है। तो ये एक हम इकदाम लेते हैं। कैन यू जस्ट स्पेसिफाई रिजवान साहब कि वो करते हैं क्या? कूड़ा जलाते हैं, फसलें जलाते हैं, क्या हो रहा है? जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए उसमें वो करते ये हैं कि जैसे स्टील रोलिंग मिल्स में अब अगर स्क्रबर नहीं चलाते, आप ड्राई स्क्रबर्स नहीं चलाते, तो वो एमिशन एमिट करते हैं और उसको लगे में अपनी बिजली का बिल बचाने के लिए वो रात को बंद कर देते हैं, क्योंकि रात को अगर काला धुआं भी निकलेगा तो वो नजर आना मुश्किल होगा। और ऐसी मुख्तलिफ मिसालें हैं। लेकिन आप ये कह लें कि जिन यूनिट्स में जो एमिशन को कंट्रोल करने वाली चीजें लगी हैं वो उनको रात के वक्त बंद कर चलें, होपफुली ये जो एंटी स्मोक स्क्वाड है इन सारे तमाम चीज़ों पे इन ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई करे और ये सिलसिला रुके। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद रिजवान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बट क्या हम शहरी अपने आप को कह सकते हैं
अगर हम किसी भी इंसान की जिसकी मिले और वो ज़मीर कहाँ होते हैं ऐसे लोगों के जो रात के अंधेरे में अपनी मिलों से उनके धुएं निकल रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं और पूरे पोल्यूट हो रही हैं चीज़ें। खसरा और रुबेला जैसे अमराज से भी नज़रें हमें नहीं चुरानी चाहिए और हुकूमती सतह पे, सरकारी सतह पे एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें खसरा और रुबेला के बचाव के हिफाजती टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं। किस उम्र से किस उम्र तक लगाए जा सकते हैं? और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ हैं और उनसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले तो यही सवाल है डॉक्टर साहब के जिन्होंने अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगवा ली हो, क्या वो दोबारा लगवा सकते हैं? सबसे पहले यही एक टेंशन होती है भाई, जब हम अपने बच्चों को करवा चुके हैं कि डबल करवाना वुड बी सेफ और नॉट। अस्सलाम जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है जो वालिदैन के ज़हन में खदशात हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताता हूँ। पाकिस्तान भर में तमाम बच्चों को 15 नवंबर से 27 नवंबर तक ये टीका लगेगा जिनकी उम्र 9 महीने से 15 साल है। अगरचे कि ये टीका अगर उनको पहले लग भी चुका है तो ये टीका लाजमन लगाना बिल्कुल क्लियर, ये हमारी रिकमेंडेशन है पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की। जो 3000 जो स्पेशलिस्ट चाइल्ड डॉक्टर्स हैं, मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात को समझें। सारी दुनिया जो है पोलियो के बाद अब मीज़ल्स और रुबेला को भी ख़त्म कर चुकी है। 87 कंट्रीज़ के अंदर मीज़ल्स की ट्रांसमिशन ख़त्म हो चुकी है और रुबेला की ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त अगर मीज़ल्स और रुबेला की वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी तो आगे वाले वक्त में हमारे लिए पोलियो की तरह के जो है ना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तमाम बच्चे जो इस उम्र में आते हैं यानी 9 महीने से 15 साल में, अगर उनको ये पहले टीका लगा है या नहीं लगा है, अगर उनकी वैक्सीनेशन पूरी है उनको फिर भी ये टीका लाजमन लगेगा। तो तमाम वालिदैन जो है बगैर किसी खदशे के इंतहाई महफूज वैक्सीन है। ये पाकिस्तान में मीज़ल्स की वैक्सीन 43 ईयर्स से यूज़ हो रही है। रुबेला की वैक्सीन MMR वैक्सीन का प्राइवेट जो कमर्शियल मिलती थी उसका पार्ट था। पिछले 4-5 साल से तो MMR की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए ये जो लोग एतराज़ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बहस वाली बात है। प्रैक्टिकली हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी को MMR की वैक्सीन भी नहीं लगी हुई है। ये एक ब्लेसिंग है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक गिफ्ट है हमारे बच्चों के लिए, हमारे वालिदैन के लिए कि हम बच्चों को ये वैक्सीनेट कराएं। अच्छा, इसका डॉक्टर साहब यूजुअली बच्चों को वैक्सीन होती हैं तो 12 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए ज़रा बुखार किसी कैफियत होती है, तो इन वैक्सीन्स का क्या सिलसिला है? इसमें कुछ बच्चे को कुछ साइड एज इन नॉट वी शुड नॉट कॉल इट अ साइड इफेक्ट, लेकिन कुछ इसके बाद फील होगा बच्चों को? कोई दवाई वगैरह देनी? जी बिल्कुल। ये 5 से 10% जो कोई भी वैक्सीन होती है ना, इसके साथ बुखार, हाथ में जहाँ टीका लगा वहाँ से 100 में से 5 से 10 बच्चों को दर्द हो सकता है, जिसके लिए बुखार का शरबत देना है। अगर सूजन हो तो बर्फ से टिकोर करनी है। इसकी जो बीमारी है, इससे जो परेशानी होती है, यानी ये समझें कि पिछले साल 1,84,000 डेथ्स दुनिया में हुई हैं मीज़ल्स की वजह से। और अगर मीज़ल्स की वैक्सीन नहीं लग रही होती 31.7 यानी 31 करोड़ बच्चे पिछले 10 जो डिकेड गुजरा है उसमें दुनिया से चले जाते, उनको मरने से रोका गया है। हमारी कंट्री में इस वक्त मीज़ल्स की एपिडेमिक हुई है, पूरे मुल्क में मीज़ल्स के केसेस आ रहे हैं। हमारे मेजॉरिटी जो लोग जी डॉक्टर साहब एक और सवाल, क्योंकि इस वक्त एक और मुहिम कोरोना कोविड वैक्सीनेशन की चल रही है और 12 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में भी लग रही है वैक्सीनेशन, तो ये डबल वैक्सीनेशन हो जाएगी? दैट्स ओके? नहीं जी, ऐसा नहीं है, डबल वैक्सीनेशन नहीं होगी। फिलवक्त जो बच्चों को 12 से 15 साल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लग रही थी उसको रोक दिया गया है इन 15 दिन के लिए। अच्छा। नंबर 1 ये, अगर किसी बच्चे को कोविड की वैक्सीन ड्यू है सेकंड डोज तो वो पहले MR की वैक्सीन लगाए इस कैंपेन में और उसके कम से कम 1 हफ्ते के बाद कोविड की वैक्सीन लगा सकता है। यानी कि 1 हफ्ते के बाद वो कोविड की वैक्सीन बिल्कुल लगा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, यानी गैप है, एट द सेम टाइम नहीं लग रहा। थैंक यू फॉर आंसरिंग टू आवर क्वेश्चंस, और ये बड़े इंपॉर्टेंट और अहम सवाल थे डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी तमाम बातें एक्चुअली हो गई हैं। सो अगर आपके बच्चों को लगी है वैक्सीन, नहीं लगी रुबेला और मीज़ल्स की, आपने ये टीके दोबारा से लगवाने हैं। इनफैक्ट ये इसका कोई नुकसान या फ़ायदे की बात नहीं, और ये आपने लगवाने हैं दोबारा। Yeah, that's all, and we will see you tomorrow. Inshallah, have a great day.